बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन बुक का ही एक टॉपिक जिसका नाम है फिज़िकल पेंडुलम। अब फिज़िकल पेंडुलम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो काफ़ी टीचर जो है वो प्रायोरिटी देते हैं इस फिज़िकल पेंडुलम को कि हम इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स में दें। तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं फिजिकल पेंडुलम होता क्या है, बाद में देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करेंगे। तो एनी रिजिड बॉडी माउंटेड सो दैट इट कैन स्विंग इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, कहता है कोई भी रिजिड बॉडी हो, किसी भी शेप की हो, उसको आप माउंटेड करें किसी ना दीवार के साथ कोई कील वगैरह लगा के उसको ऐसे लगा दें और उसको ना ऑसिलेशन में उसको ऐसे सेट कर दें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मान ले मेरे पास ये कोई सॉलिड स्केल है, सॉलिड सा स्केल है, और मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको कील के साथ जो है ना इस तरह से ऐसे लगा दिया, ऐसे करके ना ठक ठक ठक, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, लगा दिया। अब मैंने इसको डिस्प्लेस करके इधर लेके गया, और जब मैं इधर लेके जाके इसको छोड़ूंगा, जैसे ये मार्कर है ना, कील के साथ मैंने इसको ऐसे लगा दिया दीवार के अंदर, जब मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा, यहाँ से इसको ऐसे छोड़ूंगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब ये क्या है, ये फिजिकल पेंडुलम है। कोई भी रिजिड बॉडी हो, किसी भी शेप की हो, भाई उसको जो है किसी फिक्स पोर्ट के साथ ना ऐसे या दीवार के साथ ऐसे लगा दे, ठीक है, तो ऐसे लगाना है ताकि उसके गिर्द ऐसे ये वाइब्रेट कर सके या ऑसिलेट कर सके। फिर इसको ऐसे डिस्प्लेस करना है, छोड़ना है, तो ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, या अगर इस तरह से मज़ा नहीं आ रहा तो आप एक रिंग सा लें और रिंग के इस हिस्से को ऐसे दीवार में कील रख के ना लगा दें, डम 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 डम, और रिंग को ऐसे वर्टिकली ऑसिलेट करना है। ठीक है, तो ये जो रिंग है ये कैसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे टिंग टिंग डिंग 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 डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी फिजिकल पेंडुलम है। ठीक है, या इससे भी कोई मज़ा नहीं आ रहा तो कोई गत्ता नहीं होता, गत्ता सॉलिड रिजिड बॉडी गत्ता कोई होता है, उसको जैसे ये कोई ना, मैंने फॉर एग्जाम्पल इस शेप का ना कोई गत्ता सा ऐसे फाड़ लिया, ठीक है, और कोई भी सॉलिड सा, ठीक है, रिजिड बॉडी का कोई ऐसे गत्ता सा मैंने फाड़ लिया, और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कील से इसको ऐसे दीवार के अंदर लगा दिया। ठीक है, अब मैं जब इसको ऐसे पकड़ के छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, ये गत्ता सा इस तरह से ऑसिलेट करेगा। भाई ये फिजिकल पेंडुलम है। कोई भी रिजिड बॉडी ले लो और इसको ऑसिलेट करवाओ, फिजिकल पेंडुलम है। ठीक है, तो ऑल रियल पेंडुलम्स आर कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। जितने भी रियल पेंडुलम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फिजिकल पेंडुलम होते हैं। ठीक है, सिंपल पेंडुलम जो है वो फिजिकल पेंडुलम का एक स्पेशल केस है वो भी, और वो भी हम लास्ट पे जाकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है भाई ये फिजिकल पेंडुलम, हम कहते हैं मैंने यहाँ पर एक कील सा लगाया, कोई एक्सिस सा लगाया, और मैंने उसको ना ऐसे लगा दिया दीवार में। अब मैं इस रिजिड बॉडी को मैं ऐसे पकड़ के छोड़ूंगा तो ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। यही हमारे पास एक हमने फिजिकल पेंडुलम लिया हुआ है। ठीक है, मान लें अभी ये क्या है, ये अभी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, अब ये इसका क्या है, ये वाला पॉइंट, ये इसका सेंटर ऑफ मैस है। ठीक है, सेंटर ऑफ मैस क्या होता है, जहाँ पर बॉडी का जो तमाम वो मैस होता है वो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, वहाँ पर एक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे पास पॉइंट्स है ना, अगर ये इक्विलिब्रियम में हो तो सेंटर ऑफ मैस जो है वो बिल्कुल इसके नीचे कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में ऑसिलेट नहीं कर रहा तो सेंटर ऑफ मैस जो है ना इस पिवट पॉइंट के बिल्कुल नीचे कहीं यहाँ पर होगा। तो मान लें ये क्या है, हमारे पास सेंटर ऑफ मैस है इसका। ठीक है, तो पिवट पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ मैस तक का जो डिस्टेंस है मैं कह रहा हूं वो क्या है, वो d है। ठीक है, और अभी जो है इस पे वो वेट की फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, जो कि क्या है, mg है। यहां तक ओके है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने पकड़ के ऐसे ऑसिलेट करवाया। ठीक है, वर्टिकल इसको ऐसे ऑसिलेट करवाना है। मैंने इसको पकड़ा ऐसे यहाँ तक ले गया। अब जब मैं इसको यहाँ तक लेके गया तो इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। अब ये नहीं कहना सर जी ये तो बड़ा है ये छोटा है, भाई बनाने में मसले हो सकते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट मैं कह रहा हूँ, अब ये सेंटर ऑफ मैस पहले हमारे पास से देखें, ये हमारे पास ऐसे था ना, यहाँ से इधर था। अब मैंने इस रिजिड बॉडी को जब ऐसे किया तो हमारे पास से कोई बॉडी इस तरह की इसने शेप हमारे पास गेन कर ली। अब हमारे पास क्या है
कि ये जो हमारे पास है यहाँ पर वेट की फोर्स किधर ऐड कर रही है, डाउनवर्ड एम जी, और ये डिस्टेंस कितना है, ये है डी है, पिवट पॉइंट से लेकर इस सेंटर ऑफ मास तक। ठीक है, अब बनाने में अगर थोड़ा सा इशू हो जाए तो थोड़ा सा गुजारा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये भी क्या था, डी था, पहले यहाँ पर था, अब यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ठीक है, इस पिक्चर को अगर थोड़ा सा हम सही करके बनाएं, इसको आप ना थोड़ा सा ना ऐसे ले आए। सर पहले ये बड़ा था, अब ये बड़ा बना दिया, भाई मेरी मर्जी। ठीक हो गया, तो अब ये ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हमारे पास पिवट पॉइंट से लेकर और सेंटर ऑफ मास तक का ये हमारे पास क्या था, डिस्टेंस था। अब इसके ना दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, पहले नहीं थे बन सकते, पहले तो सिर्फ वैसे वर्टिकल में था ना, अब ये ऐसे आ गया है तो अब इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं। अब दो कंपोनेंट्स कौन से बन सकते हैं, एक ये कंपोनेंट बन जाएगा, एक ये कंपोनेंट बन जाएगा। ये कौन सा, अच्छा ये थीटा, हमने थीटा इसको डिस्प्लेस किया, ये भी याद रखना है। पहले यहाँ पर था, मैंने इसको थीटा डिस्प्लेस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से शो होता है ना, थीटा मैंने एंगल इसको डिस्प्लेस किया। तो ये हमारे पास थीटा के साथ वाला ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा डी कॉस थीटा, बताते हैं सारी कहानियाँ, जस्ट रिलैक्स। और ये हमारे पास क्या होगा, डी साइन थीटा। ठीक है, डी थीटा के सामने वाला, तो डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, यहाँ तक ओके है, ओके हो गया। अच्छा देखिए, जब मैंने इसको फोर्स लगा के ऐसे रोटेट करवाया है तो हमारे पास जो टार्क जाहिर है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अगर कोई भी आप फोर्स लगाएं और चीज़ को कोई भी चीज़ रोटेट कर जाए तो हम इसी को तो हम टार्क कहते हैं। अब क्या ये यहीं पर रहेगा जब मैं इसको छोड़ूंगा, नहीं, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको वापस लेके आएगी कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको वापस लेके आएगी, वो ये वेट की फोर्स है। वो क्या है, ये वेट की फोर्स है। मैं तो इसको इधर ले गया, मैं इसको छोड़ूंगा, ऐसी कौन सी फोर्स है जिसको वापस लेके आएगी, वो ये वेट की फोर्स है जो इसको वापस लेके आएगी, यानी ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये इसको वापस रोटेट करवा के लेके आएगी, तो इसका मतलब है इसमें एक रीस्टोरिंग टार्क आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, एक रीस्टोरिंग टार्क आ जाएगा। अब वो देखते हैं क्या होते हैं, गौर से सुनने। मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ तक लेके गया, ठीक है, तो अब एक ऐसी फोर्स है जो इसको रोटेट करके दोबारा वापस लेके आएगी। ठीक है, तो जो वापस लेके दोबारा से टार्क प्रोड्यूस होगा। अब ये कौन सा, ये रीस्टोरिंग टार्क है जो इसको वापस लेके आ रहा है, और किस वजह से, वेट की फोर्स की वजह से ये रीस्टोरिंग टार्क्स में प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से अब ये ऐसे वापस आ सकता है। और रीस्टोरिंग टार्क हमारे पास है टार्क का फार्मूला क्या होता है, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, या एफ क्रॉस आर कर लें। ठीक है, एफ क्रॉस आर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आर के कंपोनेंट बनाने हैं, तो एफ क्रॉस आर, और हम इसको लिख सकते हैं टा इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। ओके हो गया, ये हमारे पास टार्क था, यहाँ तक ओके। अब रीस्टोरिंग टॉर्क है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क में गौर से सुनना है। हम ना अगर यहाँ पर कोई बोर तो नहीं हो रहा, जस्ट रिलैक्स है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये सारा हो जाएगा, ध्यान बस इधर करना है। मैं कहता हूँ अगर ये हमारे पास क्या है, रेंच है, और ये बीच में वो नट बोल्ट है, और ये इधर है। ठीक है, अब फोर्स अगर मैं इसको इधर लगाऊँ तो हमारे पास ये पिवट पॉइंट से लेकर ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये मोमेंट आर्म कहलाएगा आर, ऐसा ही है ना। और हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके गिर्द मैं ऐसे करूंगा तो ये नट खुल जाएगा, यहाँ तक ओके है। और ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ये आर है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर भी देखना कुछ ऐसा ही है, ये देखें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, और ये डाउनवर्ड फोर्स mg लग रही है, तो ये mg, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये d साइन थीटा नहीं है। इन दोनों के दरमियान अगर इसको ऐसे नीचे ले आओ तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी साइन थीटा है। जैसे इसके दरमियान ये डिस्टेंस क्या है, आर है, जिसको मैं मूवमेंट आर्म कह रहा हूँ। इसी तरह इसके दरमियान ये डिस्टेंस क्या है, डी साइन थीटा है। तो इसका मतलब है मैं आर की जगह क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डी साइन थीटा। मैं आर की जगह क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा डी साइन थीटा, कि मैं कौन सा कंपोनेंट ले रहा हूँ, रीस्टोरिंग टॉर्क किस कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, इस डी साइन थीटा की वजह से आ रहा है।
ठीक है, तो ये एज अ मोमेंट आर्म यहाँ पर काम करेगा। ओके हो गया। तो टॉ इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा, यहाँ तक ओके है। अब फोर्स कौन सी है भाई, वेट की फोर्स है, तो टॉ इज इक्वल टू एम जी डी साइन थीटा। कुछ भी नहीं किया, एफ की जगह एम जी पुट कर दिया, मैस ऑफ रिजिड बॉडी जी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास आता है नेगेटिव में, ये आता है नेगेटिव में, क्योंकि ये कौन सा टार्क है, ये रीस्टोरिंग टार्क है जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके गया है। मैंने फोर्स लगा के टॉर्क इधर प्रोड्यूस किया और इसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ जो कि बॉडी को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा, और उसको हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि अप्लाइड टार्क से ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, तो टॉ इज इक्वल टू माइनस एम जी डी साइन थीटा। अभी तक हमारे पास कहानी यहां तक पहुंची है, यहां तक ओके है, डन हो गया। तो हम इसको रेस कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं है, एमी जगह मली हुई है इसने। तो अच्छा, टॉ इज इक्वल टू माइनस एम जी डी साइन थीटा। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो हमने थीटा, इतना थीटा हमने डिस्प्लेस किया, मतलब देखें मैं ना इसको यहाँ से ये डिस्प्लेस कर रहा हूँ ना, तो ये थीटा थोड़ा सा एंगल सा बनेगा, तो थीटा मैंने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया। और याद रखें ये जो थीटा एंगल डिस्प्लेस किया ये बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल होना चाहिए, ये नहीं करना इसको डिस्प्लेस करके यहाँ तक ले जाए ना भाई, डिस्प्लेस थोड़ा सा करना है ताकि जब ये ऐसे ऑसिलेट करे ना तो नियरली ना ऐसे स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट ऐसे ऑसिलेट करे, ये नहीं ऐसे ऑसिलेट ना करे। जब स्मॉल एंगल से आप इसको डिस्प्लेस करेंगे ना तो फिर ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगा, फिर ऐसे ऑसिलेट करेगा छोटा छोटा। तो अब ये नियरली ना स्ट्रेट पाथ में नहीं कर रहा ऑसिलेट, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं कि जो मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम या ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम फिजिकल पेंडुलम होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, हम इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसका एंगल स्मॉल सा लेना है। तो फॉर स्मॉल एंगल या आप लिखेंगे फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा नियरली इक्वल टू होता है थीटा के। साइन थीटा नियरली इक्वल टू क्या होता है, थीटा के होता है। और यहां पर देखें m क्या है, कांस्टेंट, g क्या है, कांस्टेंट, d क्या है, कांस्टेंट, मैस भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, और ये पिवट पॉइंट से लेकर ये सेंटर ऑफ मैस तक का डिस्टेंस d ये भी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस mgd को मैं लिख रहा हूं k इज इक्वल टू mgd। एक ना इसको कांस्टेंट मैंने दे दिया mgd, ओके हो गया, क्योंकि तीनों कांस्टेंट है। अब mgd की जगह मैं पुट करूंगा k, थीटा साइन थीटा की जगह पुट करूंगा सिंपल थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी, टॉ इज इक्वल टू माइनस के थीटा। यहां तक ओके है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, एम जी डी की जगह मैंने के लिख दिया, साइन थीटा की जगह मैंने थीटा लिख दिया, तो टॉ इज इक्वल टू माइनस के थीटा आ गया। यहां तक ओके है, डन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क का एक और फार्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या आता है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। कैसे, हमारे पास था ना एफ इज इक्वल टू एम ए। अब रोटेशनल मोशन में फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क। लीनियर मोशन में जो काम मैस करता है, एंगुलर मोशन में वो काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। लीनियर मोशन में जो काम एक्सलेरेशन करता है, एंगुलर मोशन में वो काम अल्फा करता है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए को एंगुलर मोशन में हम क्या लिख देते हैं, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। तो आप लिखेंगे कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा। माइनस के थीटा ये टा इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा। दोनों को जस्ट कंपेयर कर दिया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू माइनस के बाय आई इंटू थीटा। यहां तक ओके हो गया। अब अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, ये हमारे पास होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय आई इंटू थीटा। अब अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर किस तरह से आया है, ये
जो हमारी वीडियो है ना टॉर्जनल पेंडुलम वाली, उसमें मैंने डिटेल से बताया है ठीक है। उसके बाद जो सिंपल पेंडुलम वाली वीडियो मैंने बताई है उसमें भी डिटेल से बताया है, ठीक है। तो उन दोनों में से कोई भी बस एक वीडियो देख लें जो से प्रीवियस अपलोड हुई हुई हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन समझ लग जाएगा, ठीक है। जो तो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको तो समझ आ जाएगी, जो मेडिकल वाले हैं ना उनके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है कि अल्फा को डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर किस तरह से हमने लिखा है। क्योंकि देखिए हल्का सा बस बता देते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना तो वेलोसिटी बन जाता है, और जब उसी का दोबारा डेरिवेटिव लें, एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया उसी का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो वो एक्सेलरेशन बन जाता है। क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो पहले चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, पहले आप करेंगे डी थीटा बाय डी टी, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी, और जब इसको दोबारा से डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी 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 स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर तो हमारे पास हो गया। अब आगे क्या करें तो ये डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस के बाय आई थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, फिजिकल पेंडुलम से। अब क्या ये इक्वेशन हमारे पास मिलती जुलती नहीं है जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दी हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो देखिए मैथमेटिकली ये तकरीबन दोनों सेम नहीं है, तो इस वजह से आपने इसके नीचे एक लाइन लिखनी है कि हैंस प्रूव्ड दैट मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हैंस प्रूव्ड दैट मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम इज ऑसिलेशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम या मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके नीचे एक लाइन लिख देनी, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज तकरीबन एक जैसी है। तो ये भी हमने प्रूव, अक्सर ये क्वेश्चन भी इसी तरह आता है कि प्रूव दैट मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपने ये सारा करना है, ठीक है। अच्छा, हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड और रोटेशनल इनर्शिया। अच्छा, टाइम पीरियड कैसे फाइंड करें, सिंपल है। इसमें अब आपने क्या करना है कि थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। टॉर्जनल पेंडुलम में भी हमने यूज़ किया था। आपने ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम, इसको याद आपने करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम, जिसमें थीटा क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम टी में। थीटा एम क्या है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कॉस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी टाइम, ठीक है, और फाई हमारे पास फेज को शो करता है, ठीक है, एंगल वगैरह होते हैं ये। तो यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो थीटा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो थीटा, लेकिन अगर मैं इसको यहां तक डिस्प्लेस कर रहा हूं तो इससे आगे तो नहीं डिस्प्लेस कर रहा, तो ये थीटा एम होगा। बाकी यहां तक थीटा, यहां तक थीटा, यहां तक थीटा, यहां तक थीटा, और अगर यहां तक हो तो थीटा एम, क्योंकि थीटा हमारे पास एंगल है किसी भी टाइम टी में, और थीटा एम हमारे पास एंगल है मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन याद करें, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ भी नहीं करना, सिंपल इस इक्वेशन को उठाकर इधर पुट कर दो और हमारे आंसर आ जाएंगे। तो देखते हैं किस तरह से आते हैं। तो डी स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर और थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस के बाय आई और थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक हो गया, कुछ भी नहीं किया, मैंने इस इक्वेशन को उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। थीटा की जगह ये इक्वेशन पुट कर दी, इस थीटा की जगह भी ये इक्वेशन पुट कर दी, ठीक है। तो हमने दोनों में ये इक्वेशन पुट कर दी। अब ये वाला हम रेस कर रहे हैं क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो डायग्राम हम बनी रहने देते हैं। अच्छा, अब जब इसको हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर कॉस माइनस ओमेगा स्क्वेयर थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब ये जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, देखिए सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस थीटा एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पर एक और ओमेगा आ जाएगा, ठीक है।
और जब उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा माइनस थीटा एम, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, तो माइनस थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे, ये शॉर्ट सा मैंने आपको बताया है, पूरी डिटेल से ये कैसे होता है ये मैं टॉर्शनल पेंडुलम में भी बता के आ चुका हूँ, सिंपल पेंडुलम में भी बता के आ चुका हूँ। तो कोशिश करें कि वो 2 वीडियोस पहले लाजमी देखें। ठीक है, सब में तकरीबन एक जैसा फिनोमेना चल रहा है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसका जब डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है प्लस के बाय आई और थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके हो गया। अब ये माइनस है और हाँ एक और चीज़ इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें पुट कर रहे हैं ना, और ये क्या इज इक्वल टू 0, यहाँ भी क्या आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे के बाय आई थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक हो गया। अब थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव से कट गया। ठीक है और ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, कोई बोर तो नहीं हो रहा, सौखा सा मैथमेटिकल है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई आई और ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाय आई। ये हमारे पास है ओमेगा की वैल्यू। भाई क्यों हम क्यों हम फाइंड करें ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो इस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो है वो टाइम पीरियड फाइंड कर सकेंगे फिजिकल पेंडुलम का। ठीक है, तो अब कैसे इसको फाइंड करते हैं वो चीज़ देखते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बस ओमेगा की वैल्यू पुट करें, कहानी ख़त्म करें। तो हम बात कर रहे थे टाइम पीरियड की, कि एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है भाई, k बाई आई आई है, तो k बाय आई ऊपर स्क्वायर रूट, तो t इज इक्वल टू 2 पाई आई बाय के आ जाए। ये हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। ठीक हो गया। अब एक काम इसमें ये करना है कि k की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, और k की वैल्यू क्या थी, k इज इक्वल टू एम जी डी। हमने ये वैल्यू निकाली थी ना बिल्कुल शुरू में, एम जी डी को मैंने k कह दिया था, तो यहां पर k की वैल्यू जब पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई एम ना यहां पर m नहीं आई, और k की जगह एम जी डी। ये हमारे पास हो गया टाइम पीरियड। अच्छा, दूसरा रोटेशनल इनर्शिया कैसे फाइंड करें, सिंपल, यहां पर इसका दोनों की तरफ स्क्वायर लेने, इसको ना डब्बा लगा रहा हूं क्योंकि ये हमने फाइंड किया है टाइम पीरियड का फार्मूला है ये, और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई एम जी डी। ठीक है, अब आई को इधर ही रहने दें, बाकी सारी वैल्यूज को उठाकर इधर ले आए, तो एम, अच्छा यहाँ पर कैपिटल एम डाल है, ठीक है ना परेशान हो, तो एम जी डी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ये हमारे पास है रोटेशनल इनर्शिया का फार्मूला, क्योंकि हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक टाइम पीरियड फाइंड करना था और एक रोटेशनल इनर्शिया को फाइंड करना था। तो एम जी डी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो एक ये फाइंड हो गया, एक ये फाइंड हो गया। ठीक हो गया, तो फिजिकल पेंडुलम में ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी। अब लास्ट पे हमने फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम का एक स्पेशल केस है सिंपल पेंडुलम। हम कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम इज अ स्पेशल केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम। अब वो कैसे है वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, आपने एक काम करना है कि यही बॉडी को ना एक लॉन्ग स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल वेटलेस स्ट्रिंग के साथ बांध देना। ठीक है, या अगर ना भी ऐसे करें स्ट्रिंग के साथ बांध देना। ठीक है, रियल पेंडुलम की बात आ रही है ना, ऑल रियल पेंडुलम्स आर कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। तो रियल पेंडुलम में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ना ये हमारे पास एक स्पॉट है और ये एक स्ट्रिंग लंबी सी बांधें। ठीक है, और इसके साथ ना वही जो हमारे पास है अभी वो मैस होता है ना, वो हमने लटका दिया।
ठीक है, वो जो रिजिड बॉडी नहीं थी, एक लंबी सी स्ट्रिंग ले, उसको एक हिस्से को फिक्स पोर्ट से बांधें, एक हिस्से से ये रिजिड बॉडी को बांधें, बांध गया सिंपल पेंडुलम, जिसका मैस कितना है, m है ठीक है, और ये एज अ पॉइंट मैस काम करेगा। पॉइंट मैस का मतलब है कि इसके साइज से ये स्ट्रिंग कहीं ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, मतलब स्ट्रिंग इतनी बड़ी और ये जो रिजिड बॉडी है ये इतनी सारी मान लें, तो फिर हमारे पास ये स्ट्रिंग के कंपैरिजन में ये जो मैस है ये एज अ पॉइंट मैस काम करेगा। ठीक है, और फिर हम इसको ऐसे ऑसिलेट करवाएंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ये कितनी है, कैपिटल एल, ये कितनी है, कैपिटल एल है। तो इसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आएगा, पहले हमारे पास कौन सा है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आई डिवाइडेड बाय एम जी और d। एक काम करना है, d की जगह क्या पुट कर देना है, l। क्यों, अब हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं, पहले तो d था ना पिवट पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ मैस तक का, लेकिन अब क्या है, ये पूरी लेंथ का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लेंथ l है, तो d की जगह l पुट करेंगे। एक चीज ये काम करना है, उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह क्या पुट करेंगे, I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। अच्छा, अगर रिंग का आप देखें, ये रिंग है, रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको वैसे इमेजिनरी से ऐसे सर्कल सा बनाऊं, तो इस सर्कल में ये मैस क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे मान ले ये रोटेट कर रहा है। तो एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिंग की बात करें, तो उसमें भी यहाँ पर अगर ये मैस है, ऐसे ऐसे ये गोल गोल घूमे, तो ये इसका क्या होता है, रेडियस r और एम आर स्क्वायर, इस तरह से इसका हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये लेंथ l है, और मान जस्ट इमेजिन, ऐसे ही ख्यालों में सोचना है, ऐसे इसको मान ऐसे रोटेट अगर हम करवा दें, तो ये l है, तो मैस इंटू एल, तो एम एल स्क्वायर ये इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दरमियान में से क्या होगा, खाली होगा अगर ये ऐसे रोटेट करे, तो रिंग में से, रिंग भी तो दरमियान में से खाली होता है। सही है, अगर ये बातें समझ आ रही हैं तो ओके है, पर सिर्फ इतना याद रख लें कि इसमें हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको सर्कुलर में रोटेट नहीं करवा रहा, मैं इसको ऑसिलेट करवा रहा हूँ जस्ट ऐसे। ठीक है, स्मॉल एंगल पे ऐसे ऑसिलेट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, I की जगह एम एल स्क्वायर और D की जगह L पुट करेंगे, तो T इज इक्वल टू 2 पाई I की जगह एम एल स्क्वायर और नीचे एम जी एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से काट गया, हाँ एल स्क्वायर क्यों भाई, नीचे तो L आएगा, तो L इस स्क्वायर से काट गया, तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m से काट गया, तो T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाय G। यही नहीं हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता, हमारे पास है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कुछ इसी तरह नहीं होता, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाय G। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम इज अ स्पेशल केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम। तो ये भी आपने ना लास्ट पे इसके लाजमी प्रूव कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर फिजिकल पेंडुलम, जिसमें कोशिश की है कि हर एक स्टेप के साथ हर एक चीज़ वो बताई जाए। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।